तो नमस्कार मित्रों, आज हम इंदौर में आए हैं और जो कि एजुकेशन का बड़ा हब बन चुका है। और यहाँ पर विद्यार्थी जो है मेनली एमपीपीएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। और पूरे मध्य प्रदेश से ही नहीं, अदर स्टेट से भी यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी क्रम में मित्रों हमने सोचा कि क्यों ना इस एजुकेशन हब में संघर्ष कर रहे विद्यार्थी जो एमपीपीएससी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में आपको अवगत कराएं कि किस प्रकार की उनकी यहाँ पर जीवन शैली रहती है, किस प्रकार का खाना पीना करते हैं, किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। तो इसी क्रम में हमारे साथ आज इंदौर के ही विद्यार्थी श्री मनीष जी नागर हैं। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार सर। मनीष जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंदौर जो है एक बड़ा एजुकेशन हब हो चुका है और मेनली जो बच्चे हैं यहाँ पर नीट एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए आते हैं। तो आप बताइए कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है। जी सर, इंदौर की तो मैं बात नहीं करूँगा पूरे, लेकिन मेन भंवरकुआ क्षेत्र, क्योंकि अधिकतम कॉलेज यूनिवर्सिटी जो देवी अहिल्या यहाँ पे लगती है वो, और जो मेन कोचिंग है सभी इसी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का जमावड़ा अक्सर देखा गया है और इसी प्रकार का पढ़ाई का माहौल यहाँ पर अच्छा बना रहता है। बहुत ही अच्छी बात है। मनीष जी, आप भी शायद किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा बताइए। सर, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 3 वर्षों से मैं इस परीक्षा में संलग्न हूँ। मैंने अपना एक प्रयास भी दिया है और इसी के कारण जो अभी असफल रहा है, तो मैं फिर से तैयारी में संलग्न हूँ। कोई बात नहीं मनीष जी, असफलता ही हमें सफलता की राह दिखाती है। जब तक व्यक्ति असफल नहीं होगा तब तक उसे अनुभव नहीं मिलेगा और शायद वही से हमारा सफलता का रास्ता खुलता है। देखिए मित्रों, हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रूम सजा रखा है इन्होंने पढ़ाई के लिए। उस तरफ देखिए आप कि एक चार्ट मध्य प्रदेश एक नज़र में लगाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर ऊपर कुछ तिरंगे लगे हुए हैं और इस तरफ मध्य प्रदेश का मैप और भारत वगैरह का मैप, विश्व का मैप लगा हुआ है। और भी ऊपर देखिए आप, इन्होंने बहुत सारी बुक्स खरीद रखी है और जिस प्रकार से इन्होंने मोटिवेशन के लिए इधर कुछ मतलब लिख रखा है जो इनको सदैव प्रेरित करता रहता है। और भी इन्होंने याद करने के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो आईएमपी फैक्ट्स हैं इन्होंने लिख कर यहाँ पर चिपका दिए। हालांकि नहीं है, इनको अस्थायी रूप से चिपकाया गया है और बाद में आवश्यकता अनुरूप ये जो है इनको हटा सकते हैं, दूसरे यहाँ पर जो है चार्ट्स वगैरह चिपका सकते हैं। इधर देखिए मित्रों, इनका किचन है और जहाँ तक मुझे लगता है कि हाथ से ही खाना बनाते होंगे। क्या विचार है मनीष जी? जी सर। अच्छा, हाथ से खाना बनाने में और मतलब बाहर के खाने में, दोनों में क्या अंतर है? स्वाद का अंतर रहता है सर, और एक तो क्या अपनी डेफिनेशन का अंतर रहता है कि जो हम चाहे वो हम खा सकते हैं, और बाहर के खाने में क्या है कि जो बना है वही खाना पड़ता है। बिल्कुल, ये सही बात है। मतलब यहाँ पर जो खाना मिलता है बेसिकली उसमें पता नहीं है हमें कि किस टाइप का खाना है, और दूसरी बात हम क्या खाना चाहते हैं वो भी हमें पता नहीं है। लेकिन हाथ से बनाने में हम जो चाहें, जो इच्छा हो वो बनाकर खा सकते हैं। और भी जानते हैं मनीष जी, आप बताइए कि आपकी पढ़ाई में आप मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो किस प्रकार की स्ट्रेटजी को आप अपना रहे हैं ताकि आपको सफलता सुनिश्चित रूप से मिले? जी सर, पिछली बार जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई वो पूर्णतः तो मैं नहीं बता सकता कि वो सही है, लेकिन वो मेरे काम ही आई, लेकिन उतनी काम नहीं आ पाई। तो मैंने अब अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है और उसी पे मैं अप्लाई करना चाहूँगा। देखते हैं अब क्या होता है। जी जी जी, बिल्कुल। तो बेसिकली मैंने जहाँ तक सुना है कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो पूरी मतलब प्रिपरेशन एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या किसी भी कैटेगरी की एग्ज़ाम हो उसके लिए बेस है। तो आपका क्या विचार है उस बारे में? जी सर, अगर कोई नया स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहता है किसी भी, जी सर, तो उसको सबसे पहले एनसीईआरटी से ही चालू करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, यूपीएससी की जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुई 2022 की, तो उसमें 7th की एनसीईआरटी से 4 क्वेश्चन आए हैं। ऐसे कुल मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बने हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो बेस होता है वो एनसीईआरटी में ही होता है। अच्छा, क्या केवल एनसीईआरटी ही पर्याप्त होती है प्रिपरेशन के लिए, इससे आगे कुछ पढ़ना होता है?
नहीं सर, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है कि आपका लेवल नहीं बना सकती, आपको एक बेस देती है और बेस के बाद एग्ज़ाम एक लेवल मांगती है। आप कर सकते हो 20 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी से, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए 45 से 50 क्वेश्चन चाहिए, तो जो 30 क्वेश्चन का सरप्लस रहता है वो आप बेस से और अदर रेफरेंस। अच्छा, मैट्रिक बुक जो होती है, मतलब जो किसी लेखक की पुस्तक आती है, तो उसमें आप किस किस लेखक की पुस्तकों का जो है वो उसको पढ़ते हैं और आप अपनी स्ट्रेटजी में उनको शामिल करते हैं? देखिए सर, हर विषय के लिए अलग अलग लेखकों की पुस्तक आती है। जैसे ये मेरे पास एक बुक रखी है पॉलिटी की, तो ये एम लक्ष्मीकांत है, जिसको बाइबल कहा जाता है एक्चुअली इस पॉलिटी का। और हिस्ट्री के लिए प्राचीन भारत की बात करें तो आर एस शर्मा आती है, मध्यकालीन बात करें तो सतीश चंद्रा आती है, और मॉडर्न की बात करें तो विपिन चंद्रा आती है, स्पेक्ट्रम आती है, और प्लासी पाटेशन कर बंदोपाध्याय की किताब आती है। उसके बाद हर विषय में अलग अलग लेखकों की किताब आती है, जिसको सर मैंने पढ़ा है अभी। मनीष जी, जैसा कि मैंने सुना है कि यहाँ का जीवन जो होता है बहुत ही संघर्षमय होता है, तो कई इसी क्रम में ऐसा होता होगा कि घर की याद भी आती होगी और कई बार मन करता होगा कि घर चले जाएं, हम थोड़ा सा मतलब रिफ्रेश होकर आएँ, तो इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? सर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, जैसा कि तो आप जानते ही है। तो सबका परिवार होता है, सब चाहते हैं कि हम माँ बाप के साथ रहें, घर में अन्य व्यक्ति भी रहते हैं परिवार के, तो सब चाहते हैं कि उनके साथ समय बिताया जाए। लेकिन फिर हम अपने भविष्य के बारे में थोड़ा सोचते हैं, तो सोचते हैं कि चलो ठीक है, 1, 2, 3 साल 4 साल तक हम घर से दूर रहेंगे, उसके बाद अपना जीवन सुखमय रहेगा। इसके कारण सभी सुखों को बुलाकर दुख की उसी राह पर चलने को आतुर रहते हैं। बहुत ही अच्छा विचार है। अच्छा, मतलब एक यही है कि मतलब यहाँ पर जैसे लाइफ है, यहाँ पर जो पूरा एरिया जो है वो विद्यार्थियों से भरा हुआ है, तो मनीष जी जो रूम हम देख रहे हैं, एक यहाँ पर जो है छोटा सा किचन बनाया गया है, उसके बाद ये रूम है, तो आप कितने लोग रहते हैं और पूरा बताइए कि कितना रेंट पे करते हैं और किस किस प्रकार की चीज़ें, किस किस प्रकार की कठिनाइयों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है? जी सर, आपने देखा होगा कि एक अर्थव्यवस्था में एक नियम चलता है कि जितनी मांग होगी उतनी उसकी ज़्यादा की मूल्य भी होगा उस वस्तु का। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये तो स्टूडेंट लोगों का हब है भंवर कुआं, तो अब स्टूडेंट मांग ज़्यादा है तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। इसी कारण छोटे छोटे रूम के बहुत ज़्यादा प्राइस होते हैं। अब मेरा रूम आपने देखा है, बहुत छोटा रूम है, लेकिन इसके 5 से 5,500 हज़ार हमको पे करने पड़ते हैं और हम 3 लोग इसमें रहते हैं। अच्छा जी, बहुत ही अच्छी बात है। और मनीष जी, हम जहाँ तक जानते हैं, क्योंकि मैंने भी जो है बाहर की लाइफ देखी है, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब कहीं अगर शादी हो रही होती है तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मतलब खाना जो है वीआईपी टाइप का मिलता है, तो कई बार ऐसा होता होगा कि ये चीज़ें आपको बड़ा आकर्षित करती होगी, तो इस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इंदौर में शादी होती है तो हम 3 इडियट जैसे आपने देखी होगी, तो किसी भी शादी में जा सकते हो आप। जैसे स्कूल में फीस मायने नहीं रखती है, स्कूल की ड्रेस मायने रखती है, तो वहाँ भी एक जोड़ी नए कपड़े हम लेते हैं और किसी भी शादी में घूम के खा पी के आधे घंटा लगता है, आके पढ़ने बैठ जाते हैं। जी, तो क्या मतलब ऐसा आपको नहीं लगता है कि लिफाफा वगैरह ले जाना चाहिए, तो आप लिफाफा वगैरह ले जाते होंगे? सर, लिफाफा तो हम पहचान वालों को भी नहीं देते सर, तो ये देना तो अपराध समान होगा हमारे लिए। जी जी, बहुत ही अच्छी मतलब स्ट्रेटजी है। निःशुल्क खाना, देखिए विद्यार्थी के जीवन में ये एक बहुत ही रोचक चीज़ होती है कि मतलब कहीं बिन बुलाए मेहमान की तरह जाकर खाना खाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं मनीष जी के मतलब यहाँ पर जो कोचिंग है, देखिए मैंने जहाँ तक सुना है कि इंदौर में कंपटीशन की तैयारी के लिए लगभग 5,000 कोचिंग्स है, छोटा मोटा 5,000 कोचिंग है। तो मनीष जी, क्या कोचिंग सिलेक्शन करवा सकती है व्यक्ति का, और यदि करवा सकती है तो कैसे? सर, मैंने सारी कोचिंगें नहीं की है, मैं सिर्फ कौटिल्य एकेडमी का छात्र रहा हूँ और उस कोचिंग में मान लो 2,000 के लगभग छात्र रहे होंगे। और आपको तो जानते हैं MPPSC में कितनी पोस्ट आती है, तो कोचिंग का थोड़ा हाथ रह सकता है, लेकिन व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों से उसको सफलता मिलती है, इसलिए जितना वो खुद एफर्ट डालेगा वो उसकी सफलता। अच्छा मनीष जी, मैंने सुना है कि मतलब कई बार विद्यार्थी जो है पैसा जो है कोचिंग में फीस भर देता है, और फीस भरने के बाद जो है कोचिंग वाले देखिए डेमो में अच्छी क्लासेस दे देते हैं, उसके बाद उनको बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों को? मैं इससे बचने के लिए एक ही बात कहूँगा कि आप टेस्ट दीजिए। अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद टेस्ट दीजिए। आपसे सवाल बन रहे हैं तो मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, और नहीं बन रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ दिशाओं में अंतर हो सकता है।
अच्छा अच्छा जी। बिल्कुल मनीष जी। और नोट्स के बारे में, नोट्स बनाने की आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, किस प्रकार से नोट्स बनाते हैं, उनको उनका रिवीजन किस प्रकार से करते हैं, आप थोड़ा बताइए इस बारे में। नोट्स तो सर बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये एक मनोविज्ञान है कि अपने हाथ से लिखा हुआ अपने को ज़्यादा समझ में आता है। तो सर स्वयं के नोट्स तो बनाने चाहिए। और रही बात शॉर्ट नोट्स की, तो वो भी परीक्षा के अंतिम दिनों में काम आता है, क्योंकि जब 10 दिन बचते हैं, 5 दिन बचते हैं, तो हमारे जो बवंडर सिलेबस है वो हम कवर नहीं कर पाते। जी जी। एक बालक के जीवन में सारी चीज़ें होती है और ज़िंदगी को हर प्रकार से जीना उचित होता है। तो मनीष जी, बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे बात कर कर। और मैं चाहूँगा कि परमपिता परमात्मा ऐसी कृपा करे कि आपका जो प्रयास है इसी बार सफल हो। मैं तमाम इंदौर के विद्यार्थियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा करें, आप अच्छे से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।